नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स वन। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि हम और नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बना करके डालें, तो आप मेरा ये यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट कि अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू। तो अब चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। आज हम पूरे के पूरे जो भी आप बीएससी 11 12 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको एक समराइज करेंगे। वैसे भी बहुत सारे टॉपिक्स का मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, और तो यहाँ पे हम मेजर डेरिवेशंस में नहीं जाएंगे। पूरे के पूरे चैप्टर को हम 30 40 मिनट 50 मिनट के अंदर अंदर आपको एक रिवाइज कराएंगे, और साथ के साथ ये भी बताएंगे कि कैसे किसी भी टॉपिक को समझना है और उसको अच्छे से लर्न करके आपको एग्जाम में लिखना है। चलिए एक बार हम समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स क्या है? देखिए, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसके अंडर में हम रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। किसके बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं? जो भी सिस्टम में वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी सिलेंडर है, मान लीजिए ये सिलेंडर है और ये एक सिस्टम है। इस सिलेंडर में ये पिस्टन है, तो पिस्टन होगा तो इसमें क्या होंगे? गैस हो सकता है। ठीक, गैस होंगे तो गैस का होगा तो गैस में प्रेशर हो सकता है। तो प्रेशर भी एक क्या है? एक काइंड ऑफ एनर्जी है। इसका वॉल्यूम हो सकता है, इसका टेम्परेचर हो सकता है, इसकी हीट हो सकती है। सॉरी, हीट हो सकती है। तो हम इन सब चीजों के बारे में जो रिलेशनशिप पढ़ते हैं, पी वी टी क्यू, इन सब चीजों के बारे में, गैस के नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट आर, इन सब चीजों के बारे में जो भी हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं वो सब थर्मोडायनेमिक्स के अंडर में आता है। तो बस सिंपल सा है, इसका डेफिनेशन यही है कि स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ध्यान से समझिएगा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देखिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या चीज है? एनी स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स और मैटर, रियल और इमेजिनरी, सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, which is selected from the thermodynamics treatment, is called a system. देखो, यूनिवर्स तो पता है, ब्रह्मांड। ठीक है, मान लो ये एक एग्जांपल लेता हूं, एक ये यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स में एक मैंने छोटा सा सिलेंडर ले लिया, एज्यूम कर लिया। कोई जरूरी नहीं है कि ये रियल हो, इमेजिनरी भी हो सकता है। मान लीजिए ये एक छोटा सा सिलेंडर है, क्लोज ओपन कैसा भी हो सकता है, सिलेंडर है। तो अगर इसको में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस सिलेंडर के अंडर में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और अगर हम इसकी कोई बाउंड्री स्पेसिफाइड कर देते हैं कि ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर की क्या है? बाउंड्री है। तो ये जो होगा, ये सिलेंडर जो होगा ये सिस्टम कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये सिलेंडर क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। और इस सिलेंडर के बाहर की जो दुनिया है, ये सारी की सारी सराउंडिंग्स कहलाएंगी। ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग्स कहलाएंगी। ठीक है, अभी इसको एक दूसरे एग्जांपल से भी हम समझते हैं। पहले सराउंडिंग्स की भी डेफिनेशन देख लीजिए कि लिविंग द सिस्टम द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स व्हिच मे एक्सचेंज मैटर और एनर्जी और बोथ विद द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, इस मैटर को, इस पॉइंट को समझते हैं दूसरी तरह से। देखिए कैसे समझते हैं। पहले इसको हम एक बार हटाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका यूनिवर्स है। ये क्या है? यूनिवर्स है, सर्कल में मैंने बना दिया है। ठीक, अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं कि इसमें मैंने एक बीकर रख दिया। इसमें मैंने एक, ये रहा बीकर, बीकर रख दिया। ठीक है, इस बीकर में मैंने कुछ गैस मिक्स कर दिए रिएक्शन के लिए, और ये स्पेसिफाइड कर दिया कि जो भी रिएक्शन होगा वो इस बीकर के अंडर में होगा, वो इस बीकर के अंडर में होगा।
तो एक तरह से जो बीकर है ये हमारे लिए सिस्टम का कार्य करेगा। जो बीकर है इसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये जो बीकर है ये हमारे लिए क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। ठीक है, सराउंडिंग्स क्या है, इस बीकर के बाहर की दुनिया जो है वो सारी की सारी इसकी सराउंडिंग्स होंगी। ठीक, अब क्या है कि इस सराउंडिंग्स में, ठीक है, सराउंडिंग्स और सिस्टम, बीकर और बीकर के अंदर का जो चीज है वो सराउंडिंग हो, सॉरी सिस्टम हो गया, और बीकर के बाहर जो है वो सराउंडिंग हो गए। तो अगर इस बीकर में केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट जनरेट होती है तो वो हीट कहां निकल सकती है, बाहर निकल सकती है। ठीक, और अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो वो सराउंडिंग से हीट क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर बीकर खुला हुआ है तो उस कंडीशन में वेपर बनकर के गैस कहां निकल सकती है, बाहर निकल सकती है, मतलब सराउंडिंग्स में जा सकती है। या अगर कभी कभी सराउंडिंग से कुछ वेपर वगैरह ये सिस्टम एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो बस वो यही पॉइंट है कि व्हिच में, देखिए ये लाइन, व्हिच में एक्सचेंज मैटर और एनर्जी, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। एनर्जी का मतलब हीट एब्जॉर्ब करना, एक्सचेंज करना। मैटर का मतलब जो गैस है, गैस एज अ वेपर बन करके क्या हो सकता है, बाहर एटमॉस्फेयर में जा सकता है या बीकर के अंदर आ सकता है। तो बस यही एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब मैं समझता हूं थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए ध्यान से समझते हैं। देखिए ओपन सिस्टम क्या है। ओपन सिस्टम का मतलब अगर सिस्टम ऐसा है कि उसमें एनर्जी और मैटर दोनों सराउंडिंग्स के अंदर है। अब देखिए, अब यहां पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम क्या है और सराउंडिंग्स क्या है। तो देखिए टाइप ऑफ सिस्टम्स जो है, तो टाइप ऑफ सिस्टम्स जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। जनरली इन्हीं 3 के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना है कि ओपन सिस्टम क्या है। नाम जैसा सजेस्ट कर रहा है, ओपन का मतलब वो सिस्टम ओपन होगा। ओपन होगा तो एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग्स के अंदर एक्सचेंज हो सकती है, और साथ के साथ मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है। मैटर मींस जो सिस्टम के अंदर गैस है वो भी सराउंडिंग से बाहर आ सकता है या सराउंडिंग्स में जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई एक ये बीकर है और ये ओपन बीकर है और इसमें वाटर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है। तो अब ध्यान से समझिएगा कि आपको पता है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, मींस अगर सराउंडिंग्स का मतलब ये बाहर की चीजें, बाहर की जो दुनिया है ये सराउंडिंग्स है। तो अगर बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो टेम्परेचर को वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जो हीट है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब ये बाहर की दुनिया तो हमारे लिए क्या होगी, सराउंडिंग्स होगी, और ये जो बीकर है ये हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ठीक, तो इट मींस कि अगर एनर्जी, देखिए एनर्जी क्या हो रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है, या अगर बीकर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो हीट कहां चला जाएगा, एनर्जी बाहर निकल जाएगा, मतलब सराउंडिंग्स में चला जाएगा। सेम जो वाटर है, इस वाटर, क्योंकि ये ओपन बीकर है तो वाटर का वेपराइजेशन भी होता है, तो इसके अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वेपर बन करके सराउंडिंग्स में भी जा सकते हैं, या सराउंडिंग्स से कुछ गैसेज जो है वो इस सिस्टम मतलब बीकर के अंदर भी आ सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो और मैटर, मतलब जो बीकर के अंदर है या जो सराउंडिंग्स में जो मैटर है, गैसेज हैं, वो एक्सचेंज हो, तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि किसी भी बीकर में वाटर रखा हुआ है। ठीक, सेकंड क्या है, सेकंड ध्यान से समझिए, सेकंड क्या है, क्लोज सिस्टम।
क्लोज सिस्टम क्या है, समझते हैं उस चीज को। सेम वही चीजें हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी तो ट्रांसफर हो सकती है। क्या हो सकती है, एनर्जी। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एनर्जी तो ट्रांसफर हो सकती है, बट मैटर एक्सचेंज नहीं होता, मतलब गैसेज एक्सचेंज नहीं होती। तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं। अब उस पॉइंट को समझते हैं, क्लोज सिस्टम क्या है। मान लो कोई एक सिलेंडर है, ये कोई एक सिलेंडर है, और ये सिलेंडर क्लोज्ड है। ये क्या है, क्लोज्ड है, मतलब इसके कोई ओपन नहीं है। तो अब इसके अंदर जो भी गैसेज हैं, क्या वो बाहर निकल पाएंगी, नहीं निकल पाएंगी, मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। न तो, क्योंकि ये तो सिस्टम हो गया हमारे लिए, ये जो सिलेंडर है के अंदर की चीजें हो गई, वो हमारे लिए सिस्टम हो गई, और जो बाहर की दुनिया है ये इसके लिए क्या हो गई, सराउंडिंग्स हो गई, ये सराउंडिंग्स हो गई। तो गैसेज एक्सचेंज नहीं हो सकते, मतलब मैटर का कोई एक्सचेंज नहीं है। बट अगर ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो वॉल है, दीवार है, वो अगर हीट के कंडक्टर हैं, मतलब हीट क्या है, हीट पास करते हैं। तो अगर सिलेंडर के अंदर एनर्जी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो वो टेम्परेचर क्या हो सकता है, क्योंकि अगर ये मेटल की है तो वो टेम्परेचर अंदर से बाहर आ सकता है, या अगर अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उस कंडीशन में हीट सराउंडिंग से कहां आ सकता है, सिस्टम के अंदर आ सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम मानते हैं। मींस क्लोज सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, केवल हीट का एक्सचेंज हो सकता है, और वो तभी हो सकता है जब सिस्टम की बाउंड्रीज, देखिए ये जो इसकी वॉल है इसको हम बाउंड्रीज बोलते हैं, जब सिस्टम की बाउंड्रीज जो है वो हीट की अच्छी कंडक्टर हो, गुड कंडक्टर। तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं। अब नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट समझते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, अ सिस्टम व्हिच कैन नीदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि अगर यहां पे क्या है कि अगर हम न तो मैटर को एक्सचेंज होने दें और न तो हीट को एक्सचेंज होने दें, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। कैसे बोलेंगे वो भी समझते हैं, ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ये रहा हमारा सिलेंडर, और ये सिलेंडर क्लोज हो गया, ये क्लोज सिलेंडर है, और इसके बाउंड्रीज को मैंने इंसुलेटेड मतलब थर्माकोल से इंसुलेट कर दिया। बाउंड्रीज को क्या किया, ये थर्माकोल से इंसुलेट कर दिया। क्यों थर्माकोल, थर्माकोल बैड कंडक्टर होता है हीट का, मतलब अब हीट क्या हो सकता है, तो ये अंदर अंदर तो जो गैसेज हैं, ये सिस्टम है, तो सिस्टम के अंदर गैस, क्योंकि ये क्लोज है, तो ये जो मैटर है ना तो ये बाहर जा सकता है ना तो अंदर आ सकता है, और ऊपर से मैंने इसे इंसुलेट भी कर दिया है, दैट मीन्स थर्माकोल से इंसुलेट कर दिया है। तो न तो हीट बाहर की अंदर आ सकती है, न तो ये आ सकता है, और न तो अंदर की हीट बाहर जा सकती है। दैट मीन्स देयर इज नो एक्सचेंज बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बस आप लोगों को एट अ ग्लैंस हर एक चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं, सो दैट कि आपके माइंड में हर एक चीजें बैठ जाए। देखिए, सिस्टम दो टाइप से होते हैं, एक होता है होमोजीनियस सिस्टम, जैसा नाम सजेस्ट करता है, होमो का मतलब एक जैसा, ठीक है, जैसा नाम सजेस्ट करता है वैसा ही डिफिनीशन है। अ सिस्टम व्हिच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, दैट इज फॉर केमिकल्स इट मस्ट बी सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। दैट मीन्स जिसका भी सेम कंपोजिशन होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा,
ऐसे को हम होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट करने वाली चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि होमोजीनियस सिस्टम जो होता है वो हमेशा वन फेज में ही होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर वो मल्टीपल फेज में हुआ तो वो होमोजीनियस नहीं रह पाएगा, क्योंकि मल्टीपल फेज में होने की वजह से कुछ मॉलिक्यूल पहले फेज में होंगे, कुछ मॉलिक्यूल दूसरे फेज में होंगे, तो उस चीज को वो कभी भी वो होमोजीनियस सिस्टम के कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पाएगा। और इसका एग्जांपल वही है, ग्लूकोज डिसॉल्व इन द वाटर। जब आप ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो एक सोल्यूशन बनता है वो होमोजीनियस बन जाता है, ठीक है, एक जैसा बन जाता है। सेकेंड है हेट्रोजीनियस। जैसा नाम डिफर करता है, हेट्रो, हेट्रो का मतलब एक समान नहीं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें ऐसा सिस्टम है जो कि यूनिफॉर्म नहीं है, जो कि पूरा का पूरा यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसे हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और जनरली इसमें बाउंड्रिंग सरफेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर एक कोई बीकर है या कोई टब है, मान लो ऐसे एक एग्जांपल लेता हूं, कोई टब है, इसमें वाटर फिल्ड है, और वाटर फिल्ड और इसमें आपने आइस डाल दिया। क्या डाल दिया? आइस डाल दिया। तो आइस क्या होगा? अपर लेयर सरफेस पे होगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होंगे वो कुछ और होंगे, और नीचे आइस नहीं होगा, क्योंकि आइस फ्लोट करता है, तैरता है पानी पे, और जो नीचे है वहां पे वहां का जो रिएक्शन होगा वो कुछ और होगा। तो इस वजह से इसको हम हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और ये जनरली ये मोर देन वन फेजेस में होते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए सिस्टम मैक्रोस्कोपिक। देखिए मैक्रो वर्ड आप देखो, ये क्या है? मैक्रो वर्ड, ठीक है। ये जो मैक्रो वर्ड है, मैक्रो वर्ड क्या है? मैक्रो मीन्स होता है बहुत लार्ज स्केल। जब कोई चीज, देखिए एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो मीन्स होता है बहुत स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है बहुत लार्ज। तब जब कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो, देखिए लार्ज बहुत बड़ा की बात की है, तो यहाँ पे आ गया लार्ज। जहां पे लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हो, पार्टिकल्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, तो दैट मीन्स ऐसा सिस्टम विच कंटेन्स large number of atoms, particles, molecules, radicals, that is known as the microscopic system, ठीक है। that is known as the macroscopic system, ठीक। अब चलिए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। देखिए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है? जब भी जैसा डिफाइन है, इसका डेफिनेशन यही है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इज द नोन एज द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मतलब ये जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम था उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इट्स डेंसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारे के सारे जो हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में आते हैं, ठीक। अब आता है मेन चीज की स्टेट ऑफ सिस्टम। ये स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है? ठीक है, नाम वो ये कि हर सिस्टम का एक डिफाइंड होता है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो होती है हर एक सिस्टम की स्पेसिफाइड और डिफाइन होती है। और ऐसे को ही हम बोलते हैं डेफिनेट स्टेट ऑफ दैट सिस्टम। मीन्स जब भी कोई सिस्टम बनाया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि इसका ये प्रेशर इतना होना चाहिए, इसका वॉल्यूम इतना होना चाहिए। तो हर एक चीज उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, जो मैंने ऊपर बताया, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, डेंसिटी, हर एक चीज हर एक सिस्टम की डिफाइन होती है कि इतना होना चाहिए। दैट इज स्पेसिफिक एंड डेफिनेट वैल्यू। और इस टर्म को ही हम क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सॉरी, देखिए
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? अब देखिए, मैं हर एक पॉइंट को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि जब वो चीजें आए तो आपको लगे ना कि ये क्या चीज है, ठीक है। अब जैसे देखिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? इफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन एटसेट्रा डू नॉट चेंज विद द टाइम, तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब यहां पे मैं बोल रहा हूं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। पॉइंट समझ में आ रहा है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया है कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के जो प्रॉपर्टीज हैं लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब चीजें क्या है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। अगर ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ये टाइम के साथ चेंज न हो, ये टाइम के साथ चेंज न हो, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम, सॉरी, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? नाम ही सजेस्ट कर रहा है, थर्मल, ठीक है। थर्मल का मतलब टेम्परेचर, थर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक। मींस ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो, जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कोई भी टेम्परेचर चेंजेस ना हो, और वो तभी पॉसिबल है जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर इक्वल हो और हीट का फ्लो ना हो, हीट का फ्लो ना हो। ये देखिए, क्यू को हम हीट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फ्लो नहीं होना चाहिए, क्रॉस कर दिया मैंने। मींस ना तो सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जाना चाहिए, ना तो सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। दैट मींस टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। सेकंड है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है? अ सिस्टम व्हिच डू नॉट परफॉर्म एनी मैकेनिकल वर्क। मींस जिसमें कोई इक्विलिब्रियम है तो वो चीज नहीं होना चाहिए। तो मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल वर्क नहीं होना चाहिए, ना तो काइनेटिक वर्क होना चाहिए, ना तो स्टैटिक वर्क होना चाहिए। कोई भी मैकेनिकल वर्क अगर नहीं होता है तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक। थर्ड है केमिकल इक्विलिब्रियम। नाम सजेस्ट कर रहा है कि कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस नहीं होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब चेंज ना हो, तो दैट मींस अ सिस्टम व्हिच केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज, मतलब केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो समझ में आ गया थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? कि अगर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज किसी भी सिस्टम के चेंज नहीं होते हैं तो उस कंडीशन को हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल का मतलब टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज ना हो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी मैकेनिकल वर्क ना हो। थर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम मींस कोई भी केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, तो ऐसे को हम इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा हाँ, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं ट्राई करूंगा कि उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ठीक है। जो सिस्टम है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? बहुत सिंपल सा चीज है, समझ लीजिए। देखिए, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक। बहुत सिंपल सा है, समझना है क्या चीज है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक सिस्टम बनाते हैं, उसके बारे में समझते हैं।
मान लीजिए एक कोई मैंने सिलेंडर बना दिया और इसमें मैंने एक पिस्टन लगा दिया, एक ये मैंने पिस्टन लगा दिया, क्लोज। ठीक, और इसके अंदर जो भी गैस है वो फिल कर दिया, वो गैस क्या किया, फिल कर दिया। तो देखिए, अगर जो चीज, देखिए जो प्रॉपर्टी है वो केवल इसके अंदर जो गैसेज हैं, केवल उन्हीं पे अगर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, उनको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मास, सॉरी, वो प्रॉपर्टी क्या है, मास। मींस आपको पता है कि जितना गैस होगा, गैस जितना होगा उस उतनी ही, जो गैस होगा उतना ही मास होगा। हम मास को चेंज नहीं कर सकते, तब तक नहीं चेंज कर सकते जब तक इसमें और गैस फिल ना करे। तो जो एक बार हमने सिस्टम को बंद कर दिया, तो वो इसके अंदर की प्रॉपर्टीज है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। एनर्जी, ऑब्वियसली एनर्जी अंदर की है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, जितना मैंने गैस अंदर डाला है उतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। सिमिलरली इंथैल्पी, इंट्रोपी, ये सब चीजें। ठीक। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो कि इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर जो मैटर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करे। जैसे टेम्परेचर, अगर आप बाहर देखिए, अंदर गैस कुछ भी भर दिया जाए, इसके सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ा दो आप, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा दो, कैसे बढ़ा दो, अगर मान लो इसको हीट कर दिया, तो हीट कर दिया तो बताइए इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बिना गैस का, गैस को इंक्रीज किए। तो दैट मीन्स ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि दैट मीन्स वो टेम्परेचर जो है वो अंदर क्या गैस फिल किया हुआ है ये इस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक। प्रेशर, आप जो ये पिस्टन है, पिस्टन को अगर आप प्रेस कर दीजिए, ऊपर से क्या कीजिए, नीचे की तरफ प्रेस कर दीजिए, तो इस गैस के, ये जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो प्रेशर भी क्या है, वो इसके अंदर के गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसलिए वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। डेंसिटी, अगर आप गैस पिस्टन को प्रेस करते हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो बहुत पास पास आ जाएंगे, क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। तो दैट मीन्स उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, उनका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। और आपको पता होगा कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दैट मीन्स अगर वॉल्यूम कम होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। सेम विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, तो ये सारे सारे क्या आते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये पॉइंट बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, उसको भी समझिए अच्छे से, बहुत ही सिंपल सा चीज है। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स के दो फंक्शन होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। पॉइंट समझिए, एक होता है स्टेट फंक्शन और एक क्या होता है, पाथ फंक्शन। ठीक। स्टेट फंक्शन क्या होता है, जैसा कि नाम से क्लियर है कि ऐसी प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डेफिनिट हो, दैट मीन्स वो केवल स्टेट पे डिपेंड हो, वो पाथ पे डिपेंड ना हो। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए मान लीजिए कोई एक थर्मोडायनेमिक्स है, ये उसका पहला स्टेज है ए, उसका क्या है, पहला स्टेज है ए, और एक बाद, थोड़ी देर बाद उसका स्टेज चेंज होकर के हो जाता है बी, उसका स्टेज चेंज होकर के क्या हो जाता है, बी हो जाता है, कुछ भी हो जाए। ठीक। अब मान लीजिए स्टेज ए से बी तक जाने के लिए थ्री पाथ्स हैं, तीन तरह से मान लीजिए इसका स्टेज मैं चेंज कर सकता हूं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए पहला, फर्स्ट रास्ता ये है, फर्स्ट पाथ ये है। ठीक। सेकंड पाथ ये है मान लीजिए, और थर्ड पाथ ये है, ध्यान से समझिएगा। ठीक। तो देखिए,
कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती, चाहे आप पहले फर्स्ट मेथड से जाइए, सेकंड मेथड से जाइए या थर्ड मेथड से जाइए, किसी भी मेथड से अगर आप जाते हैं तो उनको उससे कोई फर्क नहीं है। बस हाँ, जो फर्स्ट स्टेज है वो ए होना चाहिए और सेकंड स्टेज क्या होना चाहिए, वो बी होना चाहिए। ठीक, मींस वो स्टेट स्टेट डेफिनिट है। मींस तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। जैसे प्रेशर है, प्रेशर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि आप फर्स्ट से जा रहे हैं, सेकंड से जा रहे हैं, थर्ड से जा रहे हैं, नहीं। वो ये डिपेंड करता है कि हमारा रिएक्टेंट क्या है, ए है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, बी है। बस अगर ए है, फर्स्ट स्टेज ए है, सेकंड स्टेज बी है, तो आप किसी भी रास्ते से जाते हैं तो प्रेशर फिक्स होगा। वो ए के लिए भी फिक्स होगा, बी के लिए भी फिक्स होगा, वो चेंजेस नहीं आएंगे। सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, और इनको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। मींस ये केवल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। और पाथ क्या होता है, ये पाथ पे ऐसी प्रॉपर्टी जो पाथ पे डिपेंड करती है, और वो आता है वर्क डन। वो क्या आता है, वर्क डन। देखिए, अगर आप फर्स्ट से जाएंगे तो वर्क कुछ और हो सकता है, सेकंड के रास्ते से जाएंगे तो वर्क कुछ और हो सकता है, और थर्ड के रास्ते से जाते हैं तो वर्क कुछ और हो सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो पाथ पे भी डिपेंड करती है उसको हम पाथ फंक्शन बोलते हैं, और उसका वर्क डन एक एग्जांपल है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और जो ऐसी प्रॉपर्टी जो पाथ पे भी डिपेंड करती है उसको हम पाथ फंक्शन बोलते हैं, जैसे वर्क डन है। ठीक है, अगर पाथ चेंज होता है तो वर्क डन भी चेंज होगा। होप कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, आपको पता है कि जब कोई सिस्टम एक स्टेट से, वन स्टेट से अनदर स्टेट, मतलब दूसरे स्टेट में जाता है, तो ऐसे चेंजेस को हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बोलते हैं। मींस अगर कोई है, सिस्टम है, वो एक स्टेट उसका ए है और वो चेंज होकर के किसी स्टेट बी में होता है, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कई चार तरह से होते हैं। कौन कौन से, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक और आइसोकॉरिक। ठीक, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है सेम ऐसे ही। देखिए, आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर, ये देखिए dt, वो क्या होगा आइसोथर्मल के लिए, जीरो होगा। dt देखिए, अभी तक आप लोग इंटर में जो पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम अगर बहुत स्मॉल अमाउंट आप चेंज लेते हैं तो डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं डी टी, लिखते हैं डी टी जीरो। और मेरे लिए भी इजी है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में हम डी टी लिखना, डेल्टा सिंबल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, डी टी थोड़ा इजी है। तो मैं हर जगह चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा से नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है कि इसमें टेम्परेचर क्या होता है, ये याद रखिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि हर जगह डेरिवेशन में ये काम आएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर में चेंज क्या हो, जीरो हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, चेंज ही ना हो, तो दैट मींस चेंज इन टेम्परेचर डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, एडियाबैटिक। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, ठीक, जैसे नाम है, इन दिस प्रोसेस नो हीट इंटर्स और लीव्स द सिस्टम। मतलब इसमें क्या होता है, हीट का जो फ्लो होता है वो जीरो होता है, मतलब चेंज इन हीट क्या होगा, जीरो होगा। तो चेंज इन हीट को हम डी एच से लिखते हैं, और वो क्या होता है, उसके डी एच इक्वल टू जीरो। सिमिलरली आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबोरिक प्रोसेस में क्या होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, ये देखिए,
देखिए इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो दैट मींस चेंज इन प्रेशर क्या होगा, जीरो। चेंज इन प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। मींस ऐसा प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस सिस्टम का जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, दैट मींस चेंज इन प्रोसेस जीरो होता है, दैट इज नोन एज द आइसोबैरिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आइसोकोरिक। ठीक है, आइसोकोरिक का मतलब अब ये समझ लीजिए क्या है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट होगी, वॉल्यूम, राइट। कि मतलब थ्रू आउट द सिस्टम जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो दैट मींस चेंज इन वॉल्यूम मींस डीवी क्या होगा, जीरो होगा। डीवी क्या होगा, जीरो होगा। इसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग 11 12th में ज्यादा पढ़े होंगे। ठीक है, अब चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। देखिए और भी प्रोसेस हैं जनरली उनके नेचर, सिस्टम के नेचर के ऊपर। देखिए साइक्लिक प्रोसेस, मैं रफली जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। देखिए साइक्लिक प्रोसेस क्या है, जैसा नाम ही है साइकिल। ठीक है, साइकिल का मतलब एक साइकिल अगर हम बना देते हैं, अगर कोई सिस्टम है वो इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, मींस अगर वो स्टेट ए से चला, स्टेट बी बनाया, फिर स्टेट सी में आया, फिर स्टेट डी में आया, और फिर वापस घूम करके वो ए आ गया, मतलब जहां से चला था घूम करके वहीं आ गया, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या जानते हैं, साइक्लिक प्रोसेस के नाम पे जानते हैं। मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गई, कि मींस उसका इनिशियल, ध्यान से देखिएगा, उसका इनिशियल एंड फाइनल, मतलब ए ही उसका इनिशियल था और घूम करके फिर से ए ही क्या हो गया, इसका फाइनल हो गया। ठीक है, तो दैट मीन जिसका इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस नाम पढ़ा ही है आप लोगों ने। ठीक है, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम, देखिए ऐसे प्रोसेस हम समझते हैं कि जिसमें अगर हमने स्टेट ए से बी ले लिया, स्टेट ए से क्या किया, बी ले लिया, और फिर अगर हम बी से हम ए आ जाएं, फिर हम क्या करें, रिवर्स कर सके, तो ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस, नाम ही समझते हैं कि इसमें हम स्टेट ए से हम स्टेट बी तो जा सकते हैं, ध्यान से देखिए इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, हम स्टेट ए से, हम स्टेट ए से बी तो जा सकते हैं लेकिन बी से ए नहीं आ सकते, बी से ए वापस नहीं आ सकते, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देते हैं एंडोथर्मिक, नाम पहले से भी आपने पढ़ा हुआ, एंडो मतलब हीट का एब्जॉर्ब। ठीक है, मींस अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब करती है, मतलब अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक जस्ट एंडोथर्मिक प्रोसेस का उल्टा, अपोजिट। इसमें उसमें हीट क्या हो रहा था, एब्जॉर्ब हो रहा था, और एक्सोथर्मिक में जो हीट होगा या एनर्जी होगी वो क्या होगी, इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। दैट मींस आवर सिस्टम, ठीक है, इन विच energy absorbed, that is known as the endothermic process, and the system or the process in which the energy evolved in evolved, that means release होती है, that is known as the एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक सेकेंड, यहाँ पे एक मुझसे टाइपिंग में एरर हो गया, ये एंडो नहीं होकर के ये होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट
हीट और वर्क, ये आपको पता है, ठीक है। हल्का सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखिए ये आई है, ठीक है, कि इट इज अ हीट क्या है, इट इज अ वे टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय डिफरेंस इन द टेम्परेचर इज नोन एज द बिटवीन द बॉडीज, ठीक है। मींस अगर टेम्परेचर को मेंटेन करना है या चेंज करना है तो एक तरीका है हीट, ठीक है। अगर हीट वो एब्जॉर्ब करता है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, और अगर हीट रिलीज करेगा तो टेम्परेचर डाउन होगा। और ये भी आपको पता है हायर टू लो, लोअर की तरफ, मतलब हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होता है, ठीक। और वर्क भी आपको पता है। अब इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना है, ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये पॉइंट देखिए, क्यू को हम बोलते हैं हीट, हीट को रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर क्यू पॉजिटिव है, क्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हीट इवॉल्व हुआ है, मतलब हीट निकला है सिस्टम से, सिस्टम से बाहर निकला है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर Q पॉजिटिव है तो दैट मीन्स हीट इवॉल्व हुआ है, दैट मीन्स हीट सिस्टम से बाहर निकला है। अगर Q नेगेटिव है, अगर हीट का सिंबल नेगेटिव है तो इसका मतलब वो हीट एब्जॉर्ब हुआ है, मतलब वो हीट क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। सिमिलरली वर्क डन, आपको पता है वर्क भी और हीट भी दोनों के दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, इसलिए यहाँ पे साइन का मतलब आप समझना, ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी तो आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो Q है, Q हीट जो अगर पॉजिटिव है तो दैट मीन्स इवॉल्व हो रहा है, Q नेगेटिव है दैट मीन्स वो एब्जॉर्ब हो रहा है। सिमिलरली वर्क भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वर्क अगर पॉजिटिव आता है तो वर्क पॉजिटिव का मतलब है कि सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया है, दैट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम, ये बाय वर्ड ध्यान दीजिएगा, मीन्स सिस्टम ने काम किया है। अगर W पॉजिटिव है, वर्क पॉजिटिव आता है तो दैट मीन्स सिस्टम ने काम किया है, और अगर वर्क नेगेटिव आता है तो सिस्टम पर ये ऑन, वर्क डन ऑन सिस्टम, सॉरी, ये वर्ड समझिएगा, इस दोनों में डिफरेंस, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो अगर W नेगेटिव है दैट मीन्स सिस्टम पर काम किया गया है, और अगर W पॉजिटिव है तो दैट मीन्स सिस्टम के द्वारा कार्य किया गया है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनका डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे एक मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक अलग से वीडियो बनाई हुई है डेफिनेशंस के लिए, तो अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है, आपको पता है, वो एक जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन का रूल है सेम वही है, कि दैट मीन्स एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और इसे ही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम पे भी जानते हैं, और इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम पे भी जानते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पॉइंट हम समझते हैं कि ये क्या है, ध्यान से समझिएगा, इसका रिलेशन क्या है। मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, सॉरी, मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, राइट, और ए, इसका मैंने नाम दिया ए, और ये कोई सिस्टम है, मान लीजिए इसका मैंने नाम दिया बी, सॉरी सॉरी, सिस्टम है, ये इसके स्टेज है, स्टेज ए एंड स्टेज बी, ठीक। तो ये स्टेज ए है तो इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ होगी, मान लीजिए इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, यू ए है, और इस बी की जो इंटरनल एनर्जी है वो मान लीजिए यू बी है, ठीक। अगर मान लीजिए इस स्टेट ए को मैंने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, क्या दिया,
डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, और हीट देने से डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट देने से मान लीजिए जो वर्क डन हुआ वो डब्ल्यू हुआ, वर्क डन जो हुआ वो क्या हुआ, डब्ल्यू हुआ, और इसकी इंटरनल एनर्जी यू ए से चेंज होकर के यू बी हो गई, यू ए से चेंज होकर के इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, यू बी हो गई। ठीक, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो ये है, जहां डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मींस यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए। डी क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम या एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। तो इस फिगर को आप याद रखिएगा, इसी के पॉइंट पे हम लोग कुछ आगे डेरिवेशंस देखते हैं क्या है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, चलिए ये आप हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं क्या चीज है। देखिए कुछ स्पेशल कंडीशन लेते हैं, केस वन। देखिए फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, देखिए साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस में आपको पता है, साइक्लिक सिस्टम में जो इनिशियल और फाइनल स्टेट होता है वो सेम होता है, मींस वो इस ये क्या होता है, ऐसे होता है, मींस जहां से सिस्टम चलता है, मींस अगर ए से चला, बी गया, सी गया, डी गया, फिर घूम करके वापस कहां आ जाएगा, ए पे ही आ जाएगा। दैट मीन्स इसका इनिशियल और फाइनल स्टेट जो होगा वो सेम होगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होगा, सेम होगा। तो अगर सेम होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो दैट मीन्स आपको पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू क्या होता है, यू बी माइनस यू ए। डिफिनीशन देखिए यहाँ पे, ठीक, तो यहां पे हम लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू, देखिए यूबी का मतलब होता है, वहां पे जो डिफिनीशन में लिया था ये आपका फाइनल है, तो फाइनल भी क्या है, यहां पे इस साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल दोनों के दोनों ए ही हैं, दोनों के दोनों क्या है, ए ही हैं। तो हम यूबी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यू ए माइनस यू ए इज इक्वल टू जीरो। मीन्स साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। इस पॉइंट को आपको याद रखने की जरूरत है, इस पॉइंट को आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं केस टू। केस टू क्या है, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा सा हाथ सेट नहीं हो रहा है, तो आप इस चीज को समझिएगा। देखिए अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक सीपी और सीवी के रिलेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है, उस पॉइंट को मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, एक बार फिर से बता रहे हैं। मान लीजिए ये कोई सिस्टम है,
ध्यान से समझिए, ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में गैस फिल्ड है और ये स्टेट 2 है। मींस इसको मैंने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद ये स्टेट आ गया। लेकिन कंडीशन मैंने क्या रखा कि इसके पिस्टन को ऊपर नहीं जाने दिया, इसके पिस्टन को ऊपर नहीं जाने दिया। दैट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं होने दिया। तो यहां पे आप बताओ कोई डिस्प्लेसमेंट है? नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। दैट मीन्स जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डीवी क्या है? जीरो है। डीवी क्या है? जीरो है। तो अब चलिए, आपको पता है जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो क्या है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। तो चलिए देखते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। देखिए डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स। देखिए वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट मींस डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स को अगर हम लिखें तो आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर यहां से लिखें तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं फोर्स की जगह, देखिए फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर, प्रेशर मान लीजिए क्या है? पी है, इनटू क्या लिख सकते हैं? एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं? चेंज इन वॉल्यूम। क्या लिखते हैं? चेंज इन वॉल्यूम। दैट मीन्स डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस, कैसे लिखते हैं पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, सीपी और सीवी के बीच में जो रिलेशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप देखिएगा। ठीक है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इनटू वॉल्यूम। और चेंज इनटू वॉल्यूम को मैंने क्या लिया हुआ है? डीवी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि वॉल्यूम को मैंने क्या लिया हुआ है? कांस्टेंट लिया हुआ है। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया हुआ है तो डीवी क्या होगा? जीरो होगा। डीवी क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। तो दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। और हम अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू वी मीन्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारा केस सेकंड है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो हीट हम देते हैं, डी क्यू क्या था? जो अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया था, जो हीट हम देते हैं वो चेंज इन इंटरनल, डी यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। ये हमारा केस 2 था। ठीक है, अब सेम केस 3 पे चलते हैं। देखिए केस 3 क्या है? केस 3 बहुत ही सिंपल है।
केस 3 क्या है, इफ प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। सॉरी ये स्क्रीन टच हो जा रहा है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो उस कंडीशन में आपको पता है डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डब्ल्यू। तो देखिए डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू का भी हम लोगों ने लिखा है, डब्ल्यू को अगर हम लोग जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया है, हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू डी, क्या लिख सकते हैं, P इंटू डीवी। डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है, डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है। और इस कंडीशन को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं P एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा यहाँ पे डीवी चेंज, यहाँ पे ये जो है ये टर्म जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि ऐसी सिचुएशन में डीवी जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पी कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, इसलिए डीवी जीरो नहीं होगा। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आई होप कि इस पॉइंट को आप लोगों ने समझा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ध्यान से समझिए, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, आपको पता है हीट कैपेसिटी, सबसे पहले तो हीट कैपेसिटी होता क्या है। देखिए हीट कैपेसिटी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। सॉरी क्या हो जा रहा है, हीट कैपेसिटी को जो है हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट कैपेसिटी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सी इज इक्वल टू होता है, जो फॉर्मूला अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा वो होता है क्यू बाई टी। क्या होता है, क्यू बाई टी, जहाँ टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। टी लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए। ठीक है, या ऐसे थोड़ा सा समझने के लिए और आपको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, डी क्यू अपॉन डी टी, जहाँ डी क्यू क्या है, हीट दिया गया, डी टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। यहीं से हम निकालते हैं, डेफिनेशन निकालते हैं, इफ डी टी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी इफ डी टी इज इक्वल टू वन, डी टी क्या हो गया, वन, ठीक, 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम डी टी के जगह वन लिख दें तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू। मीन्स किसी भी गैस का जो सी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, क्या बोलते हैं, या इस हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी। तो किसी भी गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, डी क्यू क्या है, हीट रिक्वायरमेंट। ठीक है, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट। अब देखिए हीट कैपेसिटी दो तरह से होते हैं, एक होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो हम इसको लिख देंगे सीवी, उसको हम क्या लिखेंगे, सीवी। और अगर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की बात लिखें तो उसको हम क्या लिखेंगे, सीपी। तो सिंपल सी बात है, सीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस फार्मूला वही होगा, क्या, डी क्यू अपॉन डी टी, और यहाँ पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी भी क्या होगा, वही होगा जो सी का मैंने लिखा है, क्या, डी क्यू अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। मीन्स बस एक लाइन जोड़ देना है,
एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आपने डेफिनेशन में लाइन जोड़ दिया तो वो सीवी के लिए हो गया, और एट कांस्टेंट प्रेशर अगर लाइन में जोड़ दिया डेफिनेशन में तो वो एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि सीपी और सीवी क्या होता है। और एक चीज मैं बता दूं कि इसी का बीच में जो एक रिलेशन आया गया सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, उस पॉइंट को भी लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। सेम चीजें वो एक्सप्लेन जो मैंने अभी पीछे किया है कि अगर हम किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसी को ही हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं। और ये ध्यान से देखिए रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, इसी को ही हम मेयर्स फार्मूला बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेयर्स फार्मूला है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। और इसके स्पेशल डेरिवेशन मैंने अलग से एक वीडियो बना करके डाला हुआ है, उसको जरूर देखें, और उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, या आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो सारे वीडियोस देखेंगे तो वहां पे भी आपको इसकी वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जूल्स लॉ और जूल थॉमसन इफेक्ट। देखिए जूल्स लॉ क्या है, बहुत सिंपल सा है। इन्होंने एक लाइन बनाया क्या कि अगर, ध्यान से देखिए, अगर किसी गैस का प्रेशर, अगर किसी गैस का प्रेशर हाई से लो कर दिया जाए, क्या किया जाए, हाई से लो कर दिया जाए, तो गैस का टेम्परेचर कम होने लगता है, मींस गैस में कूलिंग आने लगती है। ठीक है, बट ये प्रोसेस क्या होना चाहिए, एडियाबैटिकली होना चाहिए। मींस एडियाबैटिकली मैंने आपको बताया है, ठीक, डी क्यू क्या होना चाहिए, डी एच क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। और जनरली एडियाबैटिक प्रोसेस सडनली होते हैं। क्या होते हैं, सडन प्रोसेस होते हैं, अचानक किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी को ही हम बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट या जूल थॉमसन लॉ। ये पॉइंट आप लर्न रखिएगा। ये इसकी स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन गैस इज मेड टू एक्सपैंड, ठीक है, ठीक है, उसको फैलाते हैं, एक्सपैंड करते हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू एक्सट्रीमली लो प्रेशर। मतलब जब किसी गैस को क्या करते हैं अचानक, ठीक है, एडियाबैटिकली क्या करते हैं, उसके वॉल्यूम को ऐसे एक्सपैंड करते हैं कि उसका प्रेशर हाई से लो हो, तो ऐसे प्रोसेस में गैस जो होता है वो कूल्ड होती है, ठंडी, उसका टेम्परेचर डाउन होता जाता है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। और जनरली इसका यूज गैसों के कंडेंसेशन में यूज होता है। ठीक, तो मैं एक जूल लॉ और जूल थॉमसन इफेक्ट और जूल कोफिशिएंट पे एक अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा, और इस 1-2 दिन में मैं वो वीडियो भी बना के डाल देता हूँ। और इस पे इसका जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है उससे भी रिलेटेड जो डेरिवेशंस है उनको भी मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब जब मैंने पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स 1 टॉपिक पूरी तरह से एक बार मैंने स्टार्ट से लेकर रिवाइज कर दिया है, ठीक है, इसमें 2-3 डेरिवेशंस हैं जिनके अलग अलग मैंने एक अलग अलग वीडियो बना करके डाला हुआ है, उनको भी आप जरूर देखें। और मैं उनके एक्सप्लेनेशन वहां पे कुछ और अच्छी तरह से किया हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको आप जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।